नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं 19 सितंबर से आपका 4th ग्रेड राजस्थान का जो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है उसके अंदर अब हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और तो उसके हिसाब से ही मैंने आज संपूर्ण हिंदी पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बना के मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप इस प्रश्नों को जरूर से देख के जाइएगा। आपको एक तो इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न इस टाइप के आ सकते हैं और प्रश्न कहां तक जा सकते हैं, इसका लेवल कहां तक बन सकता है। तो इसका ये आप जरूर देखिएगा, इन प्रश्नों को बेनिफिट उठाइएगा, क्योंकि लगातार आप ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग से सबसे ज्यादा बचने का तरीका यही है, या तो फिर आप नोट्स पढ़िएगा और अधिक से अधिक प्रश्न निकालने की आप जरूरत रखिएगा, क्योंकि ज्यादा आप प्रश्न निकालेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग से बचा जाएगा और नेगेटिव मार्किंग से एक ही इनका इलाज है कि आपका कंफ्यूजन बहुत कम होना चाहिए। और कंफ्यूजन तब कम होगा जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन निकालेंगे और अधिक से अधिक नोट्स पढ़ेंगे, उनका रिवाइज करेंगे। तो यही इसका एक समाधान है। तो उम्मीद करता हूं अब आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया हो चुकी होगी, और उसी उम्मीद को देखते हुए मैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वो जो मेरे हिंदी की एक मैराथन रिवीजन वाली क्लास मैंने अपलोड कर दी है, उस क्लास को आप जरूर जाके देखिएगा। राजस्थान भूगोल की भी अपलोड कर दी गई है, राजस्थान इतिहास की भी अपलोड कर दी गई है। उसके अलावा करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लगाकर अगस्त तक का मैंने क्लास डाल दी। अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर नया है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस क्लास से या फिर यहाँ से कोई भी अगर पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है तो फिर वहां पर वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर किया जाएगा, जो से वहां से आप डाउनलोड करके उसका यूज भी कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लेक्चर को जरूर देखिएगा पूरा, और फिर बाद में आप जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और इस क्लास के बारे में आप जरूर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को एकदम सही ढंग से पढ़ के फिर बाद में इसको हल करने की भी कोशिश कीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि और समास है। प्रश्न इस टाइप से आते हैं भाई। देखिए प्रश्न सरल वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका 4th ग्रेड का है। तो देखिए प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि जो एक ही प्रश्न के अंदर दो चीजें साथ में पूछी जा रही है, जैसे संधि भी है और समास भी है। अब ऑप्शन देखिए, विद्याधन, पंचानन, नीलकंठ और महाजन। अब वो कौन सा शब्द है जिसके अंदर संधि भी है और समास भी है, तो वो कौन सा शब्द है। तो देखिए इसके प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है पंचानन, ठीक है ना। एक मिनट भाई, ये क्या हो गया, एक मिनट। इस क्वेश्चन इस फॉर्मेट का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है, देखिए वो होगा पंचानन। क्या होने वाला है, पंचानन होने वाला है। पंचानन के अंदर संधि भी है और समास भी है। देखिए पंचधन आनन, ठीक है ना, संधि हो जाएगी। और 5 आनन है जिसके, अर्थात शिव जी के तो बहुवीरी समास हो जाएगा। समास बहुवीरी समास हो जाएगा। बहुवीरी समास जिसका मतलब ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, एक तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसके अंदर बहुवीरी समास होता है, आपको पता होगा। और पंचधन आनंद, तो इसके अंदर संधि भी हो रही है। अब आप मुझे ये बताइएगा पंचधन आनंद, क्योंकि आपके अब सब कुछ पढ़ा हुआ है, अब आप मुझे ये बता दीजिएगा जो पंचधन आनंद इसके अंदर जो संधि है वो संधि कौन सी संधि है, नाम क्या होगा, तो वो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। चलेगा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है। पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा, नीलकंठ। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अब आपको बताना है कि द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है। देखिए मैं समास, हाँ मैं मानता हूं कि आपका सीधा सीधा टॉपिक समास वाला उस सिलेबस के अंदर पॉइंट मैंने नहीं देखा है, लेकिन उस पॉइंट को भी आप ध्यान रख के चलेगा, क्योंकि समास प्रश्न पूछा जा सकता है। समास का प्रश्न आता है भाई, जहां हिंदी सिलेबस लिखा हुआ है वहां प्रश्न आ सकता है। तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा समास वाले प्रश्न को भी। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा, नीलकंठ। अब आपको मैं बता दूं, द्विगु समास जब भी कहां पर होगा उसके अंदर क्या होगा, पहला पद संख्यावाची होगा।
मतलब दूसरा पद हो सकता है, लेकिन पहला पद हमेशा आपको संख्या दिखेगी, चाहे गिनती के संबंधित। और यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है, एक शब्द आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि एकदम संख्यावाची है, और वो शब्द कौन सा है? चौरा, चौराहा, चार, है ना, चार सड़कों का समूह बोल सकते हो, चार राहों का समूह बोल सकते हो, मतलब पीछे समाहार शब्द का ऐसा यूज होगा, लेकिन यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा चौरा। पीतांबर, पीतांबर किसका है? बहुवीरी समाज का है ना। नीलकंठ भी बहुवीरी समाज का है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, है ना, इसका आप, ये अलग है भाई, ये दोनों बहुवीरी समाज के उदाहरण है, नीलकंठ और नीलकंठ वगैरह ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइएगा, नेत्रहीन है ना, नेत्र से हीन, इसमें कौन सा समास है? ये आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था ना, इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं, ज्यादा थ्योरी नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि मैं अब मान के चल रहा हूं कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। थ्योरी आपने पूरी पढ़ ली होगी और बाकी कुछ सब कुछ आपको एकदम क्लियर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, तीसरा प्रश्न है, और प्रश्न बोल रहा है यथाशक्ति में, कौन से में? यथाशक्ति के अंदर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास। तो इसके अंदर कौन सा समास होने वाला है? इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर ये देखिए, यथाशक्ति के अंदर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अविभाव समास के अंदर होगा, अविभाव समास होगा। क्या होता है ना, इसके अंदर परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, और पहला पद प्रदान भी हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका क्या होगा? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसका क्या होने वाला है? समास विग्रह करेंगे जैसे, तो होने वाला है शक्ति के अनुसार। आप ध्यान रखिएगा, अविभाव समास, दमन समास, तत्पुरुष समास, ये जब जैसे भी आगे आ जाएंगे, इनका उदाहरण भी हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा उदार समास है? कमल नयन में द्विगु समास, तत्पुरुष समास, या फिर बहुवचन समास, या फिर कर्मधारय समास। ध्यान रखिएगा, जो कमल नयन है, कमल के समान नयन, यानी कि कमल रूपी नयन, है ना। तो क्या बता रहा है? मतलब अपनी आंखों की कमल के समान नयन, यानी कि आंखों की जो विशेषता बताई जा रही है। तो आपको पता होगा, विशेषण और विशेष्य दोनों का जब भाव कहीं भी आपको देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको विशेषण का भाव देखने को मिलता है, तो वहां पर समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य का भाव जहां पर मिलता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सप्त सिंधु का सही संधि विच्छेद, सही समास विग्रह ना, सप्त सिंधु। अभी तो हम पढ़ के आए थे, जिस समास के अंदर पहला शब्द संख्यावाची हो, वहां पर समास कौन सा हो जाता है? वहां पर समास कौन सा हो जाता है? तो आपको पता होगा, वहां पर समास हो जाता है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास हो जाता है जहां पर पहला पद संख्यावाची हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है? ये टॉपिक आपके है भाई, विशेषण वाला टॉपिक है, सही ढंग से पढ़ के जाना। अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं करा है, तो फिर उस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा, जो मैंने मैराथन क्लास के अंदर सभी टॉपिक का एक साथ में रिवीजन करा दिया है। उस क्लास को आप जरूर जाके देखिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, कालबोधक, ये बोल रहा है कालबोधक विशेषण का, कालबोधक विशेषण कौन सा है? गीला, पतला, पुराना, भला। अब आपको इस शब्दों के अंदर ये पता करना है कि इनमें से काल यानी कि समय का बोध कौन सा शब्द करा रहा है। तो आपको खुद को पता चल रहा है भाई, जो ये वाला शब्द है ना, नया, पुराना, है ना, ये शब्द कालबोधक है ना, मतलब नया, पुराना, पहले का, है ना, ये शब्द क्या हो रहे हैं? काल का बोध करा रहे हैं, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? देखिए, ध्यान से देखिए, गुणवाचक विशेषण की बात बोल रहा है। कौन से के? गुणवाचक विशेषण। काला, लंबा, 50, युवा। देखिए, गुणवाचक विशेषण के अंदर आपको खुद को पता चल रहा है इस शब्द के अंदर कि कहीं ना कहीं उसके गुण बताए जा रहे हैं। अब गुणवाचक विशेषण ये पूछ रहा है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, मतलब 3 है, 1 नहीं है। काला, गोरा हो सकता है ना, लंबा, छोटा, ये भी विशेषता गुण बता रहे हैं। युवा बता सकते हो आप, बूढ़ा बता सकते हो, ये सभी विशेषता है। लेकिन 50 ये क्या है? ये तो भाई गिनती का शब्द है। 50 एक गिनती का शब्द है, जो कि क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है। 50 एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलेगा,
जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो है, मतलब जिस शब्द की विशेषता, खुद ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है कि जिस शब्द, कोई एक शब्द है उसकी विशेषता अगर बताई जाए और उस शब्द को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना क्या विशेषण बोलते हैं। विशेषण तो भाई संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। क्या विशेष्य बोल सकते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे बोलते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताए तो उनको प्रविशेषण कहते हैं, विधेय बोलते हैं या विशेष्य बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसके ये बोल रहा है जिस शब्द की विशेषण का बताई जाए उस शब्द को हमेशा ध्यान रखिएगा विशेष्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विशेष्य बोला जाता है। जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं उस शब्द को विशेष्य बोला जाता है। ये ध्यान से पढ़ते ना भाई, विशेष्य विशेषण के बारे में प्रश्न आता है और विशेषण के बारे में आपको पता होगा, आपके प्रश्न जरूर आने वाला है। संस्कृति का विशेषण है, कौन सा शब्द है? संस्कृति का विशेषण है। अब देखिए संस्कृति का विशेषण है होगा, क्या होगा? संस्कृति से विशेषण कैसे बनेगा? संस्कृति शब्द का विशेषण कैसे बनने वाला है? क्या सांस्कृतिक बनने वाला है? क्या संस्कृति की बनने वाला है? क्या संस्कृत बनने वाला है या संस्कृत बनने वाला है? तो ये आप सबको सही ढंग से याद करके जाएगा और ये बनने वाला है क्या? सांस्कृतिक, है ना? सांस्कृतिक, एक प्रत्यय लग गया, बन गया भाई विशेषण। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शब्द के अंदर, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से क्या विशेषण बनेगा? मनुष्य बनेगा, मानवीयकरण बनेगा, या फिर मानवता बनेगा, या फिर मानवीय बनेगा। तो ध्यान रखना, विशेषण देखिए, विशेषण प्रत्यय लग के बनते हैं। विशेषण देखिए प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ साथ में भी बन सकते हैं, सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बनते हैं, प्रत्यय लगा के भी बनाए जा सकते हैं। ये तो देखिए प्रत्यय लगा के बन रहे बार बार, है ना? तो इन शब्द का जो मानव है उसका ध्यान रखना, ये प्रत्यय लगाकर, ये देखिए मानवीय शब्द बन गया, ये प्रत्यय लगाकर मानवीय शब्द बना है। चलेगा 11वां प्रश्न, अनुरक्त, क्या अनुरक्त का विलोम शब्द है? निरक्त, आरक्त, आसक्त और विरक्त। अनुरक्त का आपको पता होना चाहिए, अनुरक्त का विलोम शब्द होगा विरक्त। क्या होगा? विरक्त। अनुरक्त का विरक्त विलोम शब्द होता है, अनुरक्त का विरक्त विलोम शब्द होता है। चलेगा, किस युग में, अगर स्पीड ज्यादा है तो भाई धीरे करके देख लेना, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन निकालने हैं। अब मैं इसकी डिटेल से व्याख्या बताऊं तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है ना? अब मैं यहां पर क्वेश्चन ही बता रहा हूं भाई, किस युग में विलोम शब्द नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? नहीं है। किस युग के अंदर विलोम शब्द नहीं है? आपको सिर्फ यह पकड़ना आना चाहिए भाई, प्रश्न के अंदर पूछ क्या रहा है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, पर्वती, निर्वती, बहिरंग, अतरंग, प्रत्यक्ष, परवर्ती और पदोन्नत, पदावनत। तो देखिए पर्वती का निर्वती होता है, बहिरंग का अंतरंग भी होता है, पदोन्नत, पदावनत होता है, लेकिन प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष, है ना? तो ध्यान रखना, ये गलत है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो सकता है, परोक्ष हो सकता है, ठीक है ना? ये परवर्ती नहीं होगा। चलेगा, संतोष का विलोम शब्द है। संतोष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? असंतुष्ट होगा, निसंतोष होगा, असंतोष होगा या फिर असंतोषी होगा? तो आपको यह पता होना चाहिए। संतोष का विलोम शब्द, देखिए संतोष का विलोम शब्द है वो क्या होने वाला है? असंतोष। क्या होगा? असंतोष होगा भाई, संतोष का असंतोष। प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द है, प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द होगा। देखिए प्रतिघात का क्या होगा? प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द होगा, प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द होगा। घात होगा, आघात होगा, प्रत्याघात होगा या फिर घातक होगा। तो इन शब्द का सब पता होगा। प्रतिघात का आघात हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? आघात हो जाएगा, प्रतिघात का आघात होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है असूक्ष्म, विशाल, स्थूल या फिर सुशील। तो क्या होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है स्थूल। जैसे कि अब देखिए विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेकार्थ शब्द है, ये शब्द भाई एकदम आपको बार बार पढ़ने के बाद में ही याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है? बाकी वाले देखिए अब जैसे कॉन्सेप्ट है, जैसे विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, ये आप क्रिया है, तो इसमें तो आप हो सकता है उसमें कंसेप्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, उसको भी अगर सही ढंग से एक दो बार पढ़ लिया तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन शब्दों को तो आपको याद करना पड़ेगा।
अब कैसे याद करें भाई, सूक्ष्म का स्थूल अब है भाई, इसमें क्या अब बताएं आपको, बताएं, इसको तो याद करना पड़ेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राम ने धोबी को कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा कारक? हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट जरूर है। देखिए, राम ने धोबी को कपड़े दिए, इसमें कौन सा कारक है, क्या बताना है आपको, इसके अंदर कारक बताना है। कौन सा कारक है? राम ने धोबी को कपड़े दिए, देना, देने का भाव आ रहा है, कर्म, संप्रदाय, कर्ता, अधिकरण। अब आपको मैंने कई बार बताया था क्या हो रहा है, राम ने धोबी को कपड़े दिया, तो वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म का, संप्रदान के लिए कर्ता ने, अधिकरण, करण या साधन आता है। देखिए, कर्ता आस, अधिकरण के अंदर कोई साधन वगैरह हो, उसका जब उल्लेख हो तब यह आता है, और संप्रदान के लिए, किसी के लिए क्या कुछ किया जाता है तो होता है। देने का भाव है, राम ने धोबी को कपड़े दिए, कुछ ना कुछ कर्म किया होगा इसे ना, है ना, तो इसमें कर्म कारक होगा भाई। कर्म किया है ना, किसने किया? राम ने किया। धोबी को क्या दिया? कपड़े दिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, कर्ता हो नहीं सकता, अधिकरण। आपको प्रश्न के अंदर हल करने का, उस प्रश्न को डील करने का यही तरीका होना चाहिए कि इसके अंदर चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, उसको सबसे पहले बाहर उठाकर फेंक दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जितने भी ऑप्शन बचेंगे उसका आप सही ढंग से पहुंच पाएंगे। अगर 2 ऑप्शन पीछे बचते हैं तो आपको रिस्क लेनी है, वो उस पर्सन को तो छोड़ना ही नहीं है। चारों में भी अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा है और 3 में भी कुछ पता नहीं चला, तो उस पर्सन को आपको करना भी नहीं है। ये भी आपको एक ध्यान के रखिएगा, क्योंकि आप जब चारों ऑप्शन नहीं आते तब भी आप तुक्का ठोक देते हैं, तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। श्री मच्छर चंद्र जी, है ना, अरे सॉरी जी नहीं है, श्री मच्छर चंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र, श्रीमत सरचंद्र, श्रीमत चंद्र, तो कौन सा होने वाला है इसके अंदर? बताइएगा, बताइए आप, कौन सा संधि विच्छेद होने वाला है? कौन सा संधि विच्छेद होने वाला है? तो इसका ये वाला संधि विच्छेद होने वाला, तीसरा ऑप्शन। कैसे हुआ? तो देखिए, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। मैंने एक वो नियम लिखा है, त और द के बाद में अगर छ और छ आ जाए तो त और द बदल जाएंगे। किसमें? ये कौन सा नियम है? अच्छा, त और द के बाद में ये स कैसे आ गया? त और द, ये वाला सही है, ऊपर वाला तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना भाई? मच्छर, श्री, श्रीमत, श्रीमत, ठीक है, हाँ ठीक है। ये देखिए, यहां से टुकड़ा हुआ था, ये यहां से, ठीक है ना। मैंने ये नियम आपको बताया था व्यंजन संधि के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख के जाके देखिएगा। देखिए, त द के बाद में अगर ये वाला स आता है, ये वाला स आता ना, जो उसमें स है, तो त और द तो बदल जाते हैं, छ चम्मच वाले आधे में इसके अंदर आगम हो जाता है। लेकिन यह स अगर पूरा होगा तो छ छतरी वाला पूरा बन जाएगा, यह स अगर आधा होगा तो छ छतरी वाला आधा होगा। यही व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यह आप ध्यान रखिएगा, ये एकदम उदाहरण एकदम सही है। यह शब्द यहां से कटा है, यह आपको छ दिख रहा है ना, श्रीमत, फिर आगे ये संद्र लिखा गया है, और ये यहां पर इसका आगम हुआ है, छ चम्मच आधा का आगम हुआ है, छ छतरी पूरा का आगम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आगे त और त वो नियम था वही व्यंजन संधि वाला। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, 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 ये कौन सा? देखिए आप, इनमें से कौन सा कुमुदनी है वो सही होने वाला है? सही कुमुदनी कौन सा लिखा गया है, ये आपको बताना है, बताइएगा। तो देखिए, इसके अंदर क्या है ना, कुमुदनी, और देखिए कु भी छोटा है, मुंह भी छोटा है, दी भी छोटी है, सिर्फ एक ही अंतिम अंदर जो नी है वो ही बड़ी है, ठीक है ना। जो अंतिम शब्द नी लिखा है वो ही बड़ा है। बाकी देखिए, कु छोटा, मुंह छोटा, दी छोटी, मतलब 3 छोटे हैं, एक ही बड़ी मात्रा लगी हुई है, वो सबसे बाद में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चलेगा। पवित्र, देखिए पवित्र, पवित्र शब्द के अंदर प्रयुक्त संधि कौन सी है? पवित्र शब्द के अंदर संधि कौन सी है, ये आपको बतानी है। ये आपको बतानी है, अयदि है, गुण है, व्यंजन है, विसर्ग है। देखिए, संधि वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करके जाएगा, रिवीजन करके जरूर जाएगा, क्योंकि संधि वाला टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर पीछे वाले काफी कुछ टॉपिक आपके क्लियर होने वाला है। देखिए, पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अयदि, गुण, तो बताइएगा। तो ये सबको आपको पता चल गया। मैंने आपको बताया था शब्द होते हैं अय, आय, अव, आव, ये अगर आपको पता चल जाए। अब देखिए, यहां पर अव लिखा हुआ है, और अव आपको बता रखा था, अव और आव अयदि संधि के अंदर आते हैं। उसके अलावा अय और आय भी अयदि संधि के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पकड़ में आना चाहिए, यहां से भी पकड़ में आ जाएगा आपको। तो ये अयदि संधि का उदाहरण है, चलिएगा।
निर्थक की सही संधि विच्छेद होगी। निर्थक शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगी? तो देखिए, निर्धनार्थक, निर्धनार्थक, निस्धनार्थक या फिर निधनार्थक। तो कौन सी संधि विच्छेद इसका एकदम सही संधि विच्छेद होने वाला है? और ये किसका उदाहरण है, कौन सी संधि का उदाहरण, ये भी बताएगा। तो इस शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ये वाला, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। निधन अर्थक यानी कि विसर्ग संधि होगा। ये विसर्ग र के अंदर बदल रहा है, आधे र के अंदर आगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। निधन अर्थक, ठीक है ना, आधे र का ये र के अंदर बदल रहा है, ये आधा र के अंदर बदल रहा है। और अगर ये र है ना, ध्यान रखिएगा, जब र के आगे अगर कोई स्वर आएगा तो फिर उसके अंदर वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आगे हो सकता है आगे व्यंजन आ जाए, तो व्यंजन आएगा तो वो रेप र के अंदर यानी कि ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। धरेश का सही संधि विच्छेद होगा किसका? धरेश का। देखिए, धरेश का सही संधि विच्छेद होगा, ये धर है भाई, ठीक है ना, ये सभी यहां पर धर लिखे हुए हैं। एक मिनट, देखिए यहां पर धर लिखे हुए हैं, ये धर लिखे हुए हैं सभी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये धर लिखे हुए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद धर धन एस, धरा धन एस और धरा धन एस और धरा धन अस। तो कौन सा संधि विच्छेद एकदम सही होने वाला है? तो देखिए इसके अंदर सीधी सी बात यह है कि धरा धन ईस होगा भाई, धरा धन ईस, धरा धन ईस धरेश हो गया, धरा धन ईस धरेश हो गया ना, तो ये एकदम सही है। उद्धरण, देखिए उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बताइएगा इसका संधि विच्छेद क्या होने वाला है? उत्तधन हरण होने वाला है, उत्तधन हरण होगा, उत्तधन धरण होगा या उत्तधन हरण होगा। कौन सा संधि विच्छेद इसके अंदर सही होने वाला है? तो मैंने एक आपको नियम भी दिखाया था कि भाई द या त या द के बाद में, त या द के बाद में जब क्या आता है, ह आता है ना, त या द के बाद में, त या द के बाद में, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसका जो आंसर होने वाला है, ये आंसर भी इसका कौन सा होने वाला है? देखिए ये वाला होने वाला है, ये वाला सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है। मैंने ये बताया था जब त और द के बाद में अगर ह आ जाए तो त और द तो किस में बदल जाते हैं? द आधे में बदल जाते हैं, है ना, द आधे में बदल जाते हैं। लेकिन ये ह किस में बदल जाता है? ये ह ध में बदल जाता है, ध आधा में, ठीक है, और ठीक है ना, ध आधे में बदल जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ध में पूरा ध में बदल जाता है। यहां पर द आधा है लेकिन यहां पर ध पूरा में बदल जाता है। तो ये आपको, यहां पर भी द आधा है, ध पूरा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत धन हरण व्यंजन संधि का उदाहरण है, जो कि आपको पता होना चाहिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास है? नर धन उत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है? समास पूछा है, संधि नहीं पूछी है। तत्पुरुष, कर्मधारी, देखो कोई नहीं। तो देखिए इसके अंदर नर धन उत्तम वो मनुष्य जो उत्तम है, यानी कि विशेषता बताई जा रही है। तो सीधी सी बात है, विशेषता बताएंगे तो कौन सा होने वाला है? कर्मधारीय हो जाएगा। कर्मधारीय समास होगा भाई नरोत्तम के अंदर। कौन सा? कर्मधारीय, जिसके अंदर विशेषण और विशेष्य विशेषण और विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, एक दूसरे के अंदर संबंध बताया जाता है। विशेषण और विशेष्य के अंदर वहां पर कर्मधारी समास होता है। आगे देखिए चक्रपाणी। देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास है? दिगु है, कर्मधारी है, बहुवचनी है, द्वंद्व है। तो देखिए चक्रपाणी जिनका इसके अंदर आप सबको पता भी चल रहा होगा, चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी हाथों में, तो वो कौन सा समास होगा? अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहे हैं, तो इसके अंदर आपके बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा इसके अंदर, चक्र है जिसके हाथों में, है ना, तो एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, चलेगा। अगला देखिए विभावरी। देखिए विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तत्सम है, तद्भव है या फिर विदेशज है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो विभावरी आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। मैं एक आपको इसके बारे में ट्रिक बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा इसमें याद अगर भाई कई बार अब तुक्का लगाना भी हो तो फिर हमें यह ध्यान रखना है, तत्सम शब्द ध्यान रखना जहां तक है, संस्कृत वाले शब्द जहां तक है वो
काफी हद तक तत्सम शब्द ही होते हैं संस्कृत वाले, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान के मान के चलिए, तद्भव वाले हिंदी वाले जितने भी शब्द बनते हैं वो सब लगभग तद्भव शब्द में बैठ जाते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन ये एक आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा, पड़ोसी, गोधूम, बहु, पगड़ी। देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, तो देखिए ये पड़ोसी, बहु, पगड़ी, ये तो सीधे हिंदी शब्द में लिख ही दे रहे हैं, लेकिन गोधूम शब्द यानी कि गेहूं है ना, तो ये एक तत्सम शब्द है, गोधूम, गेहूं का तत्सम शब्द भी। वातानुकूल, देखिए वातानुकूल का सही संदेह विच्छेद होगा, वातानुकूल का, वात धन अनुकूल, वात धन अनुकूल, वात अनुकूल या फिर वाताधन अनुकूल। अब कौन सा होने वाला है, तो ध्यान रखना, ये इसमें जो अनुकूल शब्द है वो इसमें बहुत गड़बड़ाटा हो रहा है, सॉरी जो गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। ये देखिए वात धन अनुकूल होगा, मतलब अनुकूल में ध्यान रखना एक मात्रा छोटी आती है, अनु के अंदर छोटी मात्रा है, कूल बड़ा है, अनुकूल, ठीक है ना। यहां पर आपकी गलती हो रही है, यहां पर दोनों बड़े कर दिए, यहां पर दोनों छोटे कर दिए, यहां पर एक बड़ा एक छोटा, या लेकिन यहां पर वाता लिख दिया, तो यहां पर वात धन अनुकूल होगा और अनु में मात्रा छोटी होगी और कूल में मात्रा बड़ी होने वाली। देखिए सुदातुर, सुदातुर, सुदातुर का सही समास विग्रह है, समास है भाई, ठीक है ना, वहां पर समास विग्रह, तो सुदा में आतुर, सुदा का आतुर, सुदा के लिए आतुर, सुदा से आतुर, क्या होने वाला है इसके अंदर, तो देखिए इसका जो सुदा से आतुर होगा भाई, सुदा से आतुर होने वाला है, सुदा से आतुर इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है, सुदा से आतुर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्रवण का सही संधि विच्छेद होगा, श्रवण का सही संधि विच्छेद, मैंने कई बार बताया आपको कि ऐसे शब्द आपको देखते ही पकड़ में आ जाएंगे, देखते ही पकड़ में आ जाएंगे। श्रवण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइएगा, तो कौन सा होगा, तो संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होने वाला है, श्रोधन अन होगा भाई, श्रोधन अन होगा, क्या होगा, श्रोधन अन होने वाला है, श्रोधन अन होने वाला है, संधि विच्छेद श्रोधन अन होगा। और ये आपको पता होगा उससे पहले स्र होता है सबसे पहले, तो ये न का अण बन जाता है, ये भी व्यंजन संधि के अंदर मैंने बता रखा है, तो उस नियम को भी आप जरूर याद करके जाएगा। अब है अगला, ये जो न और न वाला नियम है ना, ये कई बार पूछा भी गया है, तो ये आप जरूर देखे जाएगा। प्रत्योत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, हाँ देखिए प्रत्योत्पन्न मति में उपसर्ग कौन सा, ये प्रश्न उपसर्ग वाले, और ये आप सबको पता होगा, ये तो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शब्द के अंत में प्रत्यय आता है, शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं। अब देखिए प्र है, प्रति है, प्रत्यु है या प्रत्युत है, तो कौन सा उपसर्ग होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्द को आपको सीधा देख के ही पता चल जाएगा, शब्द के आगे जो टूट सकता है ना, जैसे प्रति है, ये देखिए ये आपको उत्पत्ति है, उत हो गया, उत्पत्ति हो गया, प्रत्येक में प्रत्यय हो गया, है ना, प्रति हो गया, तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा प्रत्युन्मति में। तो आपको पता होना चाहिए, शब्द की संधि करनी आनी चाहिए। अब इस शब्द की संधि विच्छेद जरूरी है, आपको आती है तो फिर प्रत्यय, उपसर्ग और संधि और समास, ये चार टॉपिक एक साथ में क्लियर होने वाला है। हिमालय से गंगा निकलती है, कौन सा कारक होगा, हिमालय से गंगा निकलती है। अब इसके अंदर देखिए करण होगी, कर्म होगी, अपादान होगा, कर्ता होगा। देखिए करण के अंदर कोई भी साधन का प्रयोग होता है या साधन किसे, तो वहां पर करण कारक होता है। कर्म जहां पर कर्म किया जाता है, कोई ना कोई कर्म जरूर होगा उसमें। अपादान जहां पर अलग होने का भाव हो, जहां पर तुलना की जाए, ये सभी हो, या कर्ता, और कर्ता तो आपको पता ही होगा। और अपादान, यहां पर अपादान होगा क्योंकि यहां पर गंगा हिमालय से अलग हो रही, अलग होने का भाव आ रहा है, इसका मतलब यहां पर अपादान कारक होगा। अलग होने का भाव हो, चाहे शर्माने का हो, चाहे तुलना का हो, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 32वां प्रश्न देखिए, आचार शब्द से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगने पर उसका अर्थ है वो जुल्म हो जाएगा। आचार शब्द कौन सा शब्द है, आचार शब्द है, उसके आगे ऐसा क्या शब्द लगाएंगे तो उसका अर्थ है ना जुल्म हो जाएगा। तो देखिए अति लगाएं, दूर लगाएं, अन्न लगाएं या निर लगाएं, तो कौन सा शब्द ऐसा लगाएं कि उसका अर्थ ही अलग हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखना, आचार का मतलब बढ़िया होता है, लेकिन अत्याचार, जो अति शब्द लगा दिया अगर आगे, अति आचार, तो फिर जुल्म हो जाएगा, ठीक है ना। अति आचार मतलब जुल्म, अत्याचार है ना। चलेगा, अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद एक प्रत्यय, आया प्रत्यय का सवाल,
एक प्रत्यय लगने से नहीं बना है। ध्यान रखना, जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद एक प्रत्यय लगने से नहीं बना है। आपको बताना है भौमिक, सामाजिक, दैविक, पाक्षिक। अब वो कौन सा शब्द है जो कि एक प्रत्यय से नहीं लगा बना। मैं आपको बता दूं, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है, और प्रत्यय दो प्रकार के, कृदंत और तदितांत, है ना, और उसके अलग अलग भाग है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि प्रत्यय में कौन सा नहीं है। तो देखिए भौमिक में है या नहीं है। देखिए भूमि धनिक हो सकता है, समाज धनिक हो सकता है, देवी धनिक हो सकता है, लेकिन पक्ष धनिक नहीं। यहां पर पाक्षिक शब्द बनता है ना, शब्द बनता है पाक्षिक। ये पाक्षिक लिख रखा है जो कि पाक्षिक शब्द बनता है, तो ये गलत है। बाकी तीनों में एक प्रत्यय है। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द बताना है हमें। कौन सा शब्द बताना है? उपसर्ग रहित शब्द बताना है। देखिए उपसर्ग रहित शब्द बताना है जिसके अंदर उपसर्ग नहीं है। और उपसर्ग आप कैसे करेंगे? आप एक ध्यान रखना, जब भी आप संधि विच्छेद करो, दो शब्द अलग अलग बनने चाहिए। दो शब्द, अब जैसे अत्यधिक है, अति धन अधिक, दोनों शब्द अलग अलग बन रहे हैं। सुधन रेस, विधन रेस, विधन देश हो रहा है, सुधन योग हो रहा है, लेकिन सुधन रेस ये कैसा शब्द बन रहा है? सुरेश भाई अलग टुकड़े हो ही नहीं रहे, ये एक शब्द है भाई, और इसको अलग नहीं किया जा सकता, इसको पूरा सामलात में ही बोला जा सकता है। तो सुरेश के अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो लेकिन अब आप उपसर्ग को कैसे पता करेंगे? उपसर्ग को चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे समास हो, चाहे संधि हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस शब्द को देखते ही आप उसको दो टुकड़े कीजिएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा। संधि विच्छेद करते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा उपसर्ग है, कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये सब क्लियर हो जाएगा एकदम, है ना। और उससे पहले आपको संधि वाला टॉपिक जिस एकदम बढ़िया होना चाहिए। देखिए जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, कैसा ध्यान रखना, उत्तर पद प्रधान हो और के साथ पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण विशेष्य। देखिए उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद का मतलब क्या होता है? दूसरा पद, है ना। उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद, उत्तर पद के साथ में विशेषण विशेषिका का भी संबंध होता हो, और पूर्व पद तथा उत्तर पद और विशेषण विशेषिका, ये मैंने पहले भी बता दिया। क्या बहुवचन समास? बहुवचन समास के अंदर तो भाई ना पहला है ना दूसरा, एक तीसरा ही अर्थ बैठता है। दमन समास के अंदर आपको पता होगा योजक शब्द जुड़े होते हैं। क्रमधारी समास ही होगा, क्योंकि इसके अंदर क्रमधारी समास के अंदर ही विशेषण विशेषिका होता है। और द्विगु समास के अंदर आप सबको पता है कि पहला शब्द है, पहला पद ही क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, विशेषण विशेषिका वाला है, क्रमधारी समास के अंदर होता है। चलेगा। शुद्ध वर्तनी है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, देख लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जाह्नवी ऐसा लिखा जाता है, या जाह्नवी सेकंड वाला ऑप्शन, या जाह्नवी थर्ड ऑप्शन, या जाह्नवी फोर्थ वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो जाह्नवी शब्द है ये वाला शब्द एकदम सही है। शुद्ध शब्द ये है जाह्नवी। ह के नीचे ये हलंत लगा हुआ है भाई, ठीक है ना, ये हलंत लगा हुआ है। थोड़ा ये ऐसे करना था, लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं कर लेता हूं इसको, मैं कर लेता हूं। ये है ना, ये हलंत है भाई, ठीक है ना। तो ठीक है, ये हलंत हो गया, तो ये हो गया हलंत। और ये जाह्नवी ऐसा लिखा जाता है, वे बड़ी है, ह के नीचे हलंत है, न पूरा है, यह जाह्नवी, ये सही है। बाकी तीनों ऊपर वाले गलत है भी। चलेगा अगला प्रश्न लेते हैं। मुख दर्शन। देखिए मुख दर्शन, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, मुख दर्शन कौन सा समास है? बहुवचनी, तत्पुरुष, क्रमधारी, या फिर कौन सा होगा? क्रमधारी या फिर द्वंद्व होगा। तो देखिए मुख रूपी दर्शन, या फिर मुख के समान दर्शन, या मुख दर्शन, मुख का दर्शन, तो कौन सा होगा? मेरे हिसाब से ये मुख का दर्शन होगा भाई, ये वाला सही है। तत्पुरुष समास एकदम सही है। तत्पुरुष समास कौन सा? तत्पुरुष समास के अंदर ही आपको पता होगा, वो जितने भी विभक्ति वाला है ना, वो सभी इसी के अंदर आते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर विभक्ति वाला है, चाहे कर्म हो, कर्ता हो, करण हो, करण से अपादान है, संबोधन है। संबोधन तो क्या होगा? जितने भी अपादान से बनते हैं, करण से बनते हैं, संप्रदान से बनते हैं, वो सभी इसी के अंदर आएंगे, तत्पुरुष समास के अंदर। अगला देखिए चतुर्भुज में समास कौन सा समास है? चतुर्भुज शब्द से ही पता चल रहा है क्या इसके अंदर तत्पुरुष है, बहुवचनी है, क्रमधारी है, द्वंद्व। अब देखिए चतुर्भुज शुरुआत से हमें ऐसा लगता है कि यह संख्यावाची है, लेकिन ध्यान रखना ये संख्यावाची होते हुए भी, क्योंकि एक नया चौथा अर्थ देख रहा है, तीसरा अर्थ दे रहा है, और तीसरा अर्थ जहां पर भी देता है तो वहां पर किसका होता है? बहुव्रीहि समास का। चतुर्भुज जिनकी चार भुजाएं हैं ना, तो एक अर्थ तीसरा अर्थ निकलता है ना। अब चार भुजाएं किसकी हैं वो आप बताइएगा कमेंट में, किसकी हैं चार भुजाएं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अब तक इस क्लास के ऊपर कोई भी विद्यार्थीगण नया है, इस चैनल पर नया है, तो वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी जो दे रखा है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ और जितनी भी जानकारी है वहां पर शेयर की जाएगी। निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण आप देखिए, इसमें से विशेषण बताना है आपको। मिठास, भलाई, थोड़ा, स्वयं, कौन सा है इसके अंदर कोई जो कि क्या है, विशेषण है। तो विशेषण आपको पता होगा, विशेषता बताता है, विशेषण बताता है। अब देखिए विशेषण वो हो गया, देखिए अब विशेषण, अच्छा विशेषण क्या है, निम्नलिखित में से विशेषण है मिठास, भलाई, थोड़ा, स्वयं। तो ध्यान रखना भाई, थोड़ा है ना वो विशेषण बताना है, मतलब विशेषता बताना ना, कैसे, कितना, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, कम, है ना, ये सभी विशेषण शब्द है भाई। कुएं, अच्छा यहां पर कुछ लिखा है भाई, कुछ है यहां पर। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब देखिए कुछ बच्चे से इसमें कौन सा है, निश्चित संख्यावाची या निश्चित है भाई, ये भी थोड़ा गलत हो रखा है, निश्चित है, इसको काट लो यहां पर, ये निश्चित है संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित, ये देखिए यहां पर और कॉपी हुआ है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण, कौन सा होगा। देखिए कुछ बच्चे, तो कुछ से तो आप क्या पक्का एकदम आइडिया सेट लगा सकते हो, है ना। तो हालांकि बच्चों को हम गिन सकते हैं, ये तो आपने देखा होगा ना। मतलब एक बात तो पक्की है कि संख्यावाची जरूर होगा। अब संख्यावाची में भी निश्चित होगा, अनिश्चित होगा, क्योंकि ये यहां से पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर क्या लिख रखा है, कुछ बच्चे को हम गिन तो नहीं सकते हैं, इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाची। ये रहा तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण ही होगा इसके अंदर, क्या ठीक है ना। तो चलिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन सी क्रिया है। अब चिड़िया आकाश में उड़ रही है, आपको क्रिया बतानी है, और क्रिया कौन सी है, सकर्मक है, अकर्मक है, सॉरी पूर्वकालिक है या द्विअकर्मक है। अब देखिए जैसे ही उड़ना कैसी क्रिया है, उड़ना आपको पता है कोई कर्म कर रही है या फिर कौन सी हो रही है, तो ध्यान रखिएगा पहले से ही पता है, उड़ना, हंसना, ये सभी क्रियाएं एक कौन सी क्रिया है, ध्यान रखना ये अकर्मक क्रियाएं होती है भाई। और ऐसे प्रश्नों के अंदर आप प्रश्न डायरेक्ट कौन से कर सकते हो, क्या किसको, ये प्रश्न तो सकर्मक क्रिया के अंदर किया जाता है, और कौन से डायरेक्ट प्रश्न करेंगे ना, कौन आकाश में उड़ रही है, तो चिड़िया का उत्तर आ रहा है, इसका मतलब यहां पर अकर्मक क्रिया है। और उसमें भी गति तक भाई, क्रिया अकर्मक क्रिया के अंदर भी 3 क्रियाएं हैं, उसके अंदर भी ये गति कर रही है, लगातार ये गति हो रही है, और ये गतिर्थक क्रिया है अकर्मक, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 42 निम्नलिखित में से विकारी शब्द, देखिए ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, विकारी अविकारी शब्द कौन से, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकते हैं। आपके सिलेबस के अंदर विकारी शब्द ही है, तो आप विकारी बता दीजिएगा। तो बताइए, विस्मयादि बोधक, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, निपात। तो इनमें से आपको मैं बता दूं, ये निपात है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द है, लेकिन ये वाला जो आपका सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा विकारी शब्द है, पूरा का पूरा विकारी शब्द है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, खर का पर्यायवाची शब्द है, खर, खर किसका पर्यायवाची शब्द है, खर का पर्यायवाची शब्द है रावण का, बकरी का, घोड़ा का, गधा का। तो देखिए खर किसका पर्यायवाची शब्द है, खर किसका पर्यायवाची शब्द है, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में भी आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो खर है वो आपका गधे का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, खर गधे का पर्यायवाची शब्द है। चलेगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप जरूर इन प्रश्नों को देख के जाइएगा, आपको फायदा होने वाला है। अतनु, अतुन का पर्यायवाची शब्द है, अतुन का अग्नि, कामदेव, कोयल, मोर। तो देखिए अतुन का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना, अग्नि तो हो नहीं सकता, कोयल भी नहीं हो सकता, मोर भी नहीं हो सकता, और ये हो सकता है कामदेव। कामदेव है अतुन का पर्यायवाची शब्द है, अतुन का पर्यायवाची शब्द कामदेव है, अतुन का पर्यायवाची शब्द कामदेव। अगला नेक्स्ट प्रश्न, मुखर का, मुखर का विलोम शब्द है, मुखर, पृथ्वी, बोलना, बिजली, मौन। तो देखिए मुखर का मतलब होता है अधिक बोलना, तो सीधी सी बात है यहां पर मौन ही होगा भाई। मुखर का मतलब अधिक बोलना, तो फिर मौन हो जाएगा, एकदम चुप, ठीक है ना। विलोम शब्द तो एकदम उल्टा होना चाहिए ना। अब वापस ये अतनु कहां से आ गए,
अच्छा ठीक है, अतनु वापस आया ना, तो ये तो आपको ध्यान रखना है, ये कामदेव ही होगा भाई इसका, ठीक है ना। अब देखिए, सीता ने हरीश को किताब भेंट की, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा है कारक पूछ रहा है, कौन सा कारक होगा कि भाई सीता ने हरीश को किताब भेंट की, यानी कि मैंने पहले बोला था अपादान अलग होने का, करण साधन कहीं पे दिखाई दे देता, कर्ता आप सबको पता ही है, कर्ता जो खुद मुख्य भूमिका निभाए किसी वाक्य के अंदर, लेकिन किसी को देना, किसी के लिए कुछ करना, ये फिर संप्रदान कारक के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? संप्रदान कारक के अंदर। संप्रदान के लिए कुछ देना, कुछ करना, कुछ भेंट देना, कुछ उपहार देना, ये सभी संप्रदान के अंदर आएगा। जो सीता ने हरीश को किताब भेंट की, मतलब कुछ ना कुछ दिया तो है ना, सीता ने हरीश के लिए कुछ किया है। अब देखिए, उपेति शब्द, उपेति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उपेति शब्द 48वां प्रश्न है भैया। उपेति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उपधन एति होगा, उपधन एति बड़ा, ए बड़ा है, उपधन एति होगा या फिर उपधन एति होगा, तो कौन सा होने वाला है? तो ध्यान रखना, इसका संधि विच्छेद है वो उपधन एति होगा, ए बड़ा होगा भाई, उपधन एति होगा। उपेति का संधि विच्छेद उपधन एति होने वाला है। अगला है हुतासन, कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ प्रश्न है। हुतासन का पर्यायवाची शब्द है हुतासन। हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या अग्नि का है, कामदेव का है, मोर का है, पावक का है? तो हुतासन शब्द न अग्नि का है, नहीं कामदेव का है, नहीं तो मोरदेव का है, मोरदेव नहीं मोर का है, लेकिन यह सिर्फ पावक का है। हुतासन पावक का पर्यायवाची शब्द है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, पदच्युत के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? सेक्शन होगा, डेलीगेट होगा, डिसमिस होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पदच्युत यानी कि पद से हटा देना, तो इसमें तत्पुरुष समास तो है ही है, लेकिन अब आपको इसके इंग्लिश शब्द बताना, तो ये वाला शब्द सही एकदम, ये डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज कर देना, मतलब पद से हटा देना, डिस्चार्ज कर देना, हटा देना, निकाल देना, बर्खास्त कर देना, ठीक है ना। तो ये थे अपने 50 प्रश्न। आपको ये सेशन कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी जानकारी है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर की जाएगी। उसके अलावा आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड होने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। उसके अलावा जो भी क्लासें डाली जाएगी वो सब आपके लिए निःशुल्क है एकदम, आप जरूर देखिएगा। आगे वीडियो के लिए भी क्लासें डाली जाएगी, लगातार डाली जाएगी। उसके अलावा PSI का हिंदी वाला पूरा का पूरा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पूरा का पूरा यूट्यूब पर कराया जाएगा। उसके अलावा लगातार हमें जो भी करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स की क्लासें भी यहाँ पर आ रही है, वो भी आप जरूर जाके देखिएगा। उसके अलावा 4th ग्रेड वाली वो जो मैराथन क्लासें हैं वो आप जरूर जाके देखिएगा, आप जरूर उन क्लासों का फायदा उठाएगा। आप एक बार देख के फिर बताइएगा हाँ वो क्लासें कैसी लगी आपको। इस क्लास को देखने के बाद में आप जरूर अपना कमेंट कीजिएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो के बाद में पूरी की पूरी राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, इसमें तो 50 ही लगा है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर मैं 100 या फिर 150-200 क्वेश्चन साथ में लेके आ रहा हूं, जो कि राजनीतिक व्यवस्था, पूरी संपूर्ण राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी भारतीय हो चाहे राजस्थान से संबंधित हो, उन सब से पूरा का पूरा मिक्सर हम लेके आने वाले हैं। जो अगली क्लास होगी वो आप जरूर देख के जाइएगा। जो अब कल आने वाली है तो वो आज शाम को ही आने वाली है, कल नहीं आज शाम को ही, ठीक है ना। तो उस क्लास को भी आप जरूर जाके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 4th ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे ओर से, हमारे इस यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आपका अच्छा एग्जाम जाए और आप इसे सभी को इस एग्जाम के अंदर सफलता मिले, इसी ऐसी मैं कामना करता हूं। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।